आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास रहेगी क्लास 10th की एसएसटी पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान में संवाद वाला जो चैप्टर है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे जुड़े हुए जितने भी आपके एमसीक्यू हो सकते हैं या फिर 2 मार्क्स के 4 मार्क्स के या 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, उन सभी क्वेश्चनों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको संवाद का मीनिंग क्लियर करा देता हूँ। संवाद क्या होता है? तो संवाद का मतलब होता है दो या दो से अधिक स्तर पर शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था आपसे कोई पूछेगा कि संवाद क्या होता है, आप सिंपली बोलोगे कि दो या दो से अधिक स्तर पर हुई शासन व्यवस्था। देखो, दो या दो से अधिक स्तर क्यों बोला? अधिकतर ज्यादातर देशों में 2 स्तर देखे जाते हैं, लेकिन कहीं पर 2 से ज्यादा स्तर भी देखे जाते हैं। जैसे एक होता है केंद्र सरकार, पहला स्तर हो गया कौन सा? केंद्र सरकार। दूसरा हो गया राज्य सरकार, राज्य सरकार। और तीसरा हो जाता है जिसे हम बोलते हैं स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। देखो, केंद्र सरकार जो होगी जो पूरे देश की होगी, पूरे देश की, पूरे देश की। जो केवल राज्य की होगी, केवल राज्यों की। और स्थानीय सरकार पर्टिकुलर स्थान की, एक स्थान की, एक स्थान, एक निश्चित स्थान की। देखो, केंद्र सरकार यानी पूरे देश की, पूरा देश क्या है हमारा? भारत, भारत की सरकार। राज्य सरकार में कौन सी सरकार आ जाएगी? जो किसी एक राज्य की होगी, जैसे कोई यूपी की सरकार हो सकती है, हरियाणा की हो सकती है, या फिर पंजाब की हो जाएगी। ठीक है, किसी एक राज्य की सरकार। स्थानीय सरकार में क्या आ जाता है? 2 चीज आ जाती है, या तो पंचायत आएगी, पंचायत। पंचायत कहाँ पर होता है? तो बोलोगे गांव में होता है पंचायत। तो ये कोई गांव आ सकता है स्थानीय सरकार, इसके अंदर गांव। और एक होता है शहर जिसे हम बोलते हैं नगर। ठीक है, उसको बोल देते हैं हम, वहां पर होती है न्यायपालिका, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम बोल देते हैं, एमसीडी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये शहरों में होता है, नगर में होता है। ठीक है, तो स्थानीय सरकार इतनी तरीके की हो सकती है। और आपसे स्थानीय सरकार जो है अगर पूछ ले, संघवाद के बारे में पूछे तो संघवाद के ये हो सकते हैं, और स्थानीय सरकार के बारे में पूछे तो स्थानीय सरकार को हमने 2 भागों में बांटा है। एक गाँव में, गाँव की सरकार कौन सी होती है? पंचायत, स्थानीय सरकार। और शहरों में क्या होती है? नगर पालिका। ठीक है, शहरों में क्या होती है? नगर पालिका। ये स्थानीय कार्य को देख रेख करती है। तो हमने क्या देखा? संघवाद का मतलब क्या है? 2 या 2 से अधिक स्तर की शासन व्यवस्था। क्या बोलेंगे हम? संघवाद क्या है? 2 या 2 से अधिक स्तर की शासन व्यवस्था। अब एक बात मेरे को बताओ, 2 या 2 से अधिक स्तर की शासन व्यवस्था कैसी है? 2 स्तर कौन कौन से हमने देखे? 2 स्तर ज्यादातर देशों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार होता है। लेकिन जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे भारत एक बड़ा देश है, तो ऐसी जगहों पर शासन व्यवस्था के लिए ज्यादा लोग चाहिए। बड़े, देखो भारत में ज्यादा जनसंख्या भी रहती है और ज्यादा लोग भी रहते हैं, ज्यादा लोग भी रहते हैं, ज्यादा जनसंख्या भी है और ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल भी है। इसके लिए हमें 2 सरकार से ज्यादा की जरूरत पड़ती है। तो हमारे देश के संघवाद में शासन का स्तर 2 से ज्यादा है। अब चैप्टर को समझो, अब चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या कह रहा है? पिछले अध्याय में हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों के माध्यम से सत्ता के साझेदारी के विषयों में अध्ययन किया। अभी हमने देखा एक स्तर क्या था? केंद्र स्तर। एक था कौन सा? राज्य स्तर। और एक था कौन सा? स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर। ये थे स्तर, 3 स्तर थे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 स्तर थे। तो हमने क्या देखा? सत्ता की साझेदारी हुई। जैसे केंद्र सरकार है तो उसके पास भी कुछ पावर होती है, राज्य सरकार है तो इसके पास भी कुछ पावर होती है, और स्थानीय सरकार होता है इसके पास भी कुछ पावर होती है। पावर का मतलब है शक्ति। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति, जिसका ये उपयोग करते हैं और जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाता है, कोई, किसी के पास में संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार है, किसी के पास में जनता के कल्याण के लिए कार्य करने का अधिकार है, किसी के पास में स्थानीय स्तर की, जैसे हमारी जो बेसिक जरूरतें होती है, सड़कें बनाना, नाली बनाना, है ना, ऐसे काम करवाना। तो ये सारे के सारे हमने, ये भी शक्तियां हैं किसके पास होंगी, तो ये हमने इस तरीके से बांट रखा है। इसे सत्ता की साझेदारी बोलते हैं। शक्तियों को आपस में बांट लेना ही सत्ता की साझेदारी है। मैंने आपको बताया था कि जो सत्ता की साझेदारी का मतलब मैंने क्या बताया? शक्तियों को आपस में बांट लेना। तो हमने शक्ति को केंद्र में बांट दिया, कुछ शक्ति को राज्य में दे दिया, कुछ शक्तियों को स्थानीय स्तर में दे दिया। इस तरीके से हमने बांट दिया। हम सत्ता को क्यों बांटते हैं? पहले एक रीजन सुनो, हम पावर को क्यों बांटते हैं?
अगर पावर जैसे केंद्र के पास ही सारी पावर आ जाएगी तो ये अपनी मनमानी कर सकती है, अगर राज्य के पास आ जाएगी तो ये अपनी मनमानी कर सकती है, अगर स्थानीय के पास आ जाए तो केवल यही मनमानी करेगा। हमने क्या कर दिया, हमने इसीलिए इसको ज्यादा से ज्यादा बांट दिया, इसे यानी पावर को, शक्ति को बांटना, शक्ति को बांटना, ये क्या कहलाता है, शक्ति को बांटना कहलाता है सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। लेकिन इसमें एक फायदा होता है, हम क्यों बांटते हैं, इससे किसी एक का वर्चस्व नहीं होता, किसी एक का वर्चस्व नहीं होता, किसी एक का वर्चस्व नहीं होता। और हम ये भी कहते हैं कि इसे सत्ता का साझेदारी भी बोलते हैं और सत्ता का विकेंद्रीकरण भी बोलते हैं। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि पावर जो है किसी एक लोगों के हाथ में, किसी और समुदाय के हाथ, किसी एक के पास में ही नहीं आ रही। हमने देखा बेल्जियम में 1993 में संविधान में संशोधन किया और सत्ता की साझेदारी कर दी, यानी सत्ता को डच लोगों को भी हाथ बांट दिया था और उसमें भी बांट दिया था, फ्रेंच वालों को में भी बांट दिया था। विभिन्न टकराव को सुलझाने के लिए श्रीलंका में भी इसके विपरीत कार्य किए गए और श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति का सामना करना पड़ा। देखो श्रीलंका में जो सिंगली जाति थी वो बहुत ज्यादा थी, और सिंगली जाति क्या करती थी, तमिलों पे और धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार करती थी। उस अत्याचार से बचाने के लिए हमने क्या देखा कि वहां की सरकार ने अलग अलग कदम उठाए। आगे कहता है संघीय शासन व्यवस्था का सत्ता का वितरण दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, तो मैंने ऊपर ही लिखा था, सत्ता का वितरण या पावर जो होती है दो से अधिक क्षेत्रों में बांटी जाती है। संघीय शासन व्यवस्था में सबसे बड़ी सरकार कौन सी होती है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार सबसे बड़ी क्यों है, क्योंकि ये पूरे भारत की सरकार है। देखो पूरा भारत हमारा बड़ा है, फिर राज्य छोटा है, और स्थान गांव या फिर जो हमारा शहर कस्बा है वो उससे छोटा होता है। पहले पूरा देश आएगा, फिर उसके अंदर छोटे छोटे राज्य आ जाएंगे, है ना, छोटे छोटे राज्य आ जाएंगे, उसके अंदर इस राज्य में छोटे छोटे क्षेत्र आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सत्ता को बांटते हैं ताकि क्या होता है कि बड़े स्तर से छोटे स्तर पे काम हो सके, है ना। इसमें बताया कि उनके विभिन्न छोटी इकाइयों में सत्ता को बांटा जाता है आमतौर पर। इससे एक पूरे देश के लिए सरकार कार्य करती है जिसकी जिम्मेदारी पूरे देश के लिए है। फिर एक राज्य स्तर की सरकार होती है जिसकी जिम्मेदारी राज्य के लिए काम करना है। जैसे हरियाणा की सरकार केवल हरियाणा के लोगों के लिए काम करेगी, जो यूपी की सरकार होगी केवल यूपी के लिए काम करेगी, जो बिहार की सरकार होगी केवल बिहार के लिए काम करेगी, पंजाब की सरकार केवल पंजाब के लिए काम करेगी। तो इस तरीके से जो एक स्तर की सरकार होगी वो केवल एक क्षेत्र के लोगों के लिए काम करेगी। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। और जो रोजमर्रा का काम का भी देखती है और वैसे भी देखती है। देखो पूरे देश के लिए जो काम करेगी कौन करेगी, केंद्र सरकार। लेकिन पूरे देश में क्या एक जैसी चीज है, इधर देखो मेरी बात ध्यान से सुनो सारे बच्चे, मैं कह रहा हूं हमें एक नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करनी है, उसके लिए डिजिटल कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि बच्चे ज्यादा सीख सके। मैंने आपके सरकार ने एक नियम बना दिया, अब भाई पूरे देश की जो सरकार है ना इस और काम करेगी। लेकिन अब हमने क्या देखा कि हर एक क्षेत्र में अलग अलग है, कहीं पर इंटरनेट की अच्छी सुविधा नहीं है, जैसे गाँव में देख लो आप, तो डिजिटल क्लास कैसे होगी, वहां पर हो नहीं पाएगी। कहीं पर ऐसा भी है कि बच्चे आते तो हैं लेकिन वहां पर बिजली भी कम है, कभी आती है कभी नहीं आती है, ऐसे भी इलाके। तो दिल्ली में रहते हैं तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर अच्छी फैसिलिटीज़ है क्योंकि हम देश की राजधानी है। सबसे अच्छे स्कूल जो है एक तरीके से सरकारी स्कूल अगर कहीं देखे जाए तो दिल्ली में है। बाकी जगह पर मास्टर भी ऐसे बकलोल से, उनको ना तो कुछ पढ़ाना नहीं आता ना और कुछ, ऐसे भी यूपी बिहार की तो और बुरी हालत है। सबसे बुरी हालत यूपी बिहार के टीचरों की है, सरकारी टीचरों की, जिसको खुद पढ़ा नहीं होता, खुद पढ़े तक नहीं आते वो भी टीचर बने हुए, जिनको खुद जमा घटा गुणा भाग इवन हिंदी तक लिखनी नहीं आती। ऐसे भी बहुत सारी वीडियोस वायरल है टीचरों की जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सरकार कानून बना देगी लेकिन सरकार उसको पूरे देश पे लागू नहीं कर पाएगी अच्छे तरीके से, क्योंकि सभी राज्य, कोई राज्य अमीर है कोई राज्य गरीब है, किसी राज्य में ज्यादा अच्छी सुविधाएं किसी राज्य में कम सुविधाएं, तो कई बार वो फैसिलिटी मिल नहीं पाती। इसीलिए हमने राज्य सरकार बनाई है कि भाई राज्य सरकार क्या करेगी, अपने राज्य के लिए काम करेगी ताकि वो अच्छा हो सके। और हर एक राज्य में भी तो हर जैसा अच्छे सिस्टम नहीं है, फिर राज्य से हटाकर हम देखेंगे फिर स्थानीय स्तर पे जो सरकार है स्थानीय सरकार वहां पर काम करेगी। तो इस तरीके से हर कोई क्या होती है, एक दूसरे के दबाव से फ्री होती है और हर कोई अपने क्षेत्र में काम कर पाती है। आपसे पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा कि संघीय सरकार जो होती है उसकी क्या क्या विशेषता है।
क्वेश्चन आएगा आपसे 5 नंबर में आएगा जब ये क्वेश्चन आएगा, तो संघीय सरकार की क्या विशेषता है। तो इसमें पहली बात तो हम क्या बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार होती है। सबसे पहली बात क्या बोलेंगे, पहला पॉइंट हम ये बना देंगे, सरकार कैसी होगी, 2 या 2 से अधिक स्तर की होगी। दूसरा काम हम बोलेंगे अलग अलग स्तर की सरकार है, जैसे कोई केंद्र सरकार है, कोई राज्य सरकार है ना, कोई कोई केंद्र सरकार है भाई, कोई राज्य सरकार है, कोई स्थानीय सरकार है। तो हमने क्या कर रखा है, सभी के कार्य क्षेत्र अलग अलग बना रखे हैं, अलग अलग स्तरों की सरकारों द्वारा एक ही नागरिकों पर शासन होता है। यानी केंद्र सरकार भी जनता के लिए काम करती है, राज्य सरकार भी जनता के लिए काम करती है और स्थानीय सरकार भी जनता के लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है। इससे जनता को फायदा पहुंचता है, इससे जनता को क्या होता है, फायदा पहुंचता है। दूसरी बात यह बताया गया है कि सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से बताए गए। अब ऐसा भी किया गया है, अब ये अलग काम करेगा, ये अलग काम करेगा और ये क्या करेगा, अलग काम करेगा। तीनों के तीनों क्या करेंगे, अलग अलग काम करेंगे। तीनों के तीनों क्या करेंगे, अलग अलग काम। इससे ये फायदा होगा कि एक दूसरे के कामों में इंटरफेरेंस नहीं होगा, एक दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मेरा जो काम है मैं वो करूंगा, आपका जो काम है आप वो करोगे। इससे क्या होगा, जैसे क्या होता है, इससे 2 बातें होती हैं। पहली बात तो हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना होता, और दूसरा कोई आपके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। 2 फायदे आपको निकल के आते हैं। तीसरी बात, संविधान में मौलिक प्रावधान में बदलाव का अधिकार दोनों ही स्तर की सरकारों पर सहमति से संभव है। अगर संविधान में या फिर कुछ बदलाव करना होता है जनता के लिए अगर कुछ बदलाव करना होता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जनता के लिए काम करते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। इससे फायदा जनता को मिलता है। इससे फायदा किसको मिलता है, जनता को। अदालतों को संविधान और सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अब देखो कई बार क्या हो जाता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगा नदी का। नदी एक ऐसी चीज है जो अधिकतर नदी, जैसे गंगा नदी को देखो तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों में जा रही है। ऐसी नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों से होकर गुजरती है। कोई एक राज्य तो इसका पानी अकेला यूज करता नहीं, कई राज्य पानी यूज करते हैं। अब कई बार क्या हो जाता है, इस पे बांध बनाने की बात हो जाती है। जैसे मध्य प्रदेश कहता है भाई मैं बांध बनाऊंगा, तो मध्य प्रदेश जब बांध बनाएगा तो हो सकता है उसका पानी आगे के राज्य को ना मिले। क्या आगे के जो राज्य होंगे वो बोलेंगे हमें पानी नहीं मिल रहा, वो लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो इस तरीके से कोई राज्य कितना काम करेगा या सरकारें कितना काम कर सकती है, तय कौन करता है, अदालत। अदालत में भी आप देखोगे हमारे देश की जो सबसे बड़ी अदालत है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली में स्थित है। वो सभी फैसले लेती है, जितने भी, चाहे वो किसी भी चीज के फैसले हो, उसके फैसले माने जाते हैं। अगली चीज, इसमें आपने समझ लिया कि अगर 2 राज्यों के बीच में या केंद्र सरकार के बीच में कोई विवाद चल रहा है, किसी भी बात को, पैसे को लेकर, नदी को लेकर, या सुरक्षा को लेकर, या किसी कानून को लेकर, तो वो उसको न्यायालय सुलझाएंगे। अगला, वित्तीय स्वायत्तता के लिए अलग अलग राजस्व का निर्धारण। देखो हम जब कोई सामान खरीदते हैं ना, तो उससे सरकार को मिलता है टैक्स। जैसे चाहे हम पेट्रोल खरीदते हैं, चाहे अलग अलग चीजें खरीदते हैं, चाहे हम राशन खरीदते हैं, देखते हो ना बाजार में हम पैसे देते हैं तब हमको मिलता है, तो उससे कुछ टैक्स जनरेट होता है। वो टैक्स जो होता है वो सरकार के पास जाता है। तो हमने अलग अलग भागों में बांट रखा है। जैसे कई टैक्स है, एमसीडी का टैक्स है, जो रोड टैक्स जाता है, हम लोगों के यहाँ पर तो खैर नहीं देते, लेकिन रोड टैक्स जाता है, पार्किंग का टैक्स जाता है बहुत जगहों पर, जिसे रोड टैक्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारे टैक्स होते हैं। जैसे आप बाजार के अंदर जाते हो, बाजार, वित्तीय का मतलब यही है कि हर किसी का टैक्स लगे। जैसे हम पेट्रोल खरीदते हैं, उसका पैसा भी है ना, पेट्रोल का पैसा भी गवर्नमेंट को जाता है। तो वो टैक्स अलग अलग बांटा गया है। जैसे पेट्रोल पे तुम देखोगे 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो इस 100 रुपये लीटर जो पेट्रोल मिल रहा है, तो इस 100 रुपये में अगर आप देखोगे जनरली 50 या 60 रुपये सरकार को उसको पड़ता है। इसके बाद में इसको 2-3 तरीके से बांटा जाता है। इसमें से 20% टैक्स जो होता है गवर्नमेंट लेती है, 10% टैक्स जो होता है, मतलब 100 रुपये में से, 100 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं, 100 रुपये में से, ठीक है, 60 रुपये का पेट्रोल है, 10 रुपये कौन लेता है, राज्य सरकार लेती है। 20% कौन लेगा 100 रुपये में से, जो केंद्र सरकार होगी, है ना। 5% एक तरीके से लाने ले जाने में भी खर्च, तुमने देखा होगा पेट्रोल के भी क्या होता है, टैंकर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसमें खर्चा आता है। और ये 5% जो होता है वो कौन कमाता है, पेट्रोल का मालिक। तो इस तरीके से 100 रुपये अगर लीटर पेट्रोल बिकता है तो इस तरीके से पैसा बढ़ जाता है।
अलग अलग जगहों पर। आप चाहे ऑनलाइन पिज्जा खरीदते हो, चाहे आप कपड़े खरीदते हो, तो उसमें भी टैक्स जाता है। वो भी टैक्स जो है बटा हुआ है, कोई टैक्स कौन सा इस सरकार को जाएगा, कौन सा उस सरकार को जाएगा, ऐसे बटा होता है। इसमें ये बताया गया। क्लियर है? आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा संघ, आपसे पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, कहेगा संघात्मक शासक और शासन और एकात्मक शासन या सरकार में क्या अंतर है। देखो, संघात्मक में सब चीज 2 भागों में, 3 भागों में बटेगी, और एकात्मक में केवल 1 भाग में बटेगी, एक ही पूरे का मालिक होगा। जैसे इसमें सत्ता क्या होती है संघात्मक में, कि 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है। जहां पर एकात्मक सरकारें होगी वहां पर शासन की इकाई का एक ही स्तर होता है और उसी के अधीन होकर सारे काम करते हैं, एकात्मक अंग कहलाता है वो। संघात्मक में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होंगी, उसके नीचे अंडर लोग काम करेंगे। एकात्मक में क्या होगा, एक ही स्तर की सरकार होगी और उसी के नीचे सारे काम करेंगे। केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष जो है आदेश नहीं दे सकती। देखो, केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को कोई आदेश नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि केंद्र और राज्य के जो पावर है वो बटे हुए हैं। केंद्र अपना काम करेगी, राज्य अपना काम करेगी, केंद्र इस पे दबाव नहीं डाल सकती। लेकिन जहां पर भी एकात्मक सरकार होगी, क्योंकि एक ही स्तर की बड़ी सरकारें होती हैं, तो जो इसके नीचे काम करने वाले लोग हैं उसको आदेश इसमें दे सकती है। संघात्मक सरकार जहां होगी वहां आदेश नहीं दे सकती। जहां एकात्मक सरकार होगी वहां पर केंद्र सरकार अपने से नीचे के लोगों को आदेश दे सकती है। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और वह जनता के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि जो राज्य सरकार है उनके पास में क्या होती है, शक्तियां होती हैं, और जनता के लिए वही काम करती है। जैसे भारत में, कनाडा में, जर्मनी में, हर राज्य की सरकार या जो छोटी सरकार की सरकार है उनके पास में क्या है, अपनी पावर है, और अपने पावर का वो ठीक उपयोग करेंगे। लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं होती इस वाले में, क्या है इसमें, क्योंकि केंद्र सरकार ही सबसे बड़ी सरकार है। केंद्र सरकार अपनी इच्छा से काम करती है, राज्य सरकार उसके प्रति जवाबदेही नहीं है। ऐसा कहाँ कहाँ पर है, फ्रांस में भी और चीन में भी है। तो ये नाम याद रखोगे आप, देशों के भी पेपर में आता है। ये लास्ट ईयर पेपर में आया था, अब की बार लास्ट ईयर में। संघवाद के प्रकार, संघवाद 2 प्रकार के होते हैं। देखो, संघवाद में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि एक देश अपने कई टुकड़े कर लेता है और फिर शासन होता है। जैसे भारत है, भारत ने अपने क्या कर दिया, 28 टुकड़े कर दिए और 8 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। और इस तरीके से एक तो केंद्र की सरकार बन गई और एक राज्य की। 28 राज्यों में अलग अलग सरकारें वो अपने अकॉर्डिंग काम करती है, और भारत सरकार पूरी एक, यानी एक ही देश ने अपने टुकड़े कर लिए और फिर 2 स्तर पे शासन हो रहा है। लेकिन दूसरा प्रकार क्या होता है, दूसरा प्रकार एक ऐसा होता है जिसमें एक देश ऐसी होती है, एक देश ऐसी होती है, यहाँ पर एक ए देश है, यहाँ पर कोई बी देश है, यहाँ कोई सी देश है, तीनों देश आपस में मिल जाएंगे और तीनों किसी एक को केंद्र बना देते हैं और शासन होता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, इन देशों में होता है। संघ आकर क्या करना है, संघ बनाना। 2 या 2 से अधिक देश मिलकर एक बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं और वहां पर 2 स्तर पे शासन होता है। जैसे अमेरिका में 51 देश है, 51 देश एक जगह आके मिलकर 2 स्तर पे शासन करते हैं। याद रखना है आप सभी को, अमेरिका में ऐसा है। ईयू, यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ, इसमें 28 देश ऐसे हैं जो एक साथ आते हैं और फिर काम करते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा बताया है, कि साथ रहकर संघ बनाना। एक बड़े देश अपने कई सारी विविधता को ध्यान में रखकर अपने टुकड़े कर लेता है या राज्यों का गठन कर देता है, और फिर केंद्र सबसे शक्तिशाली होता है, बाकी सब राज्य उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे भारत में होता है, बेल्जियम में होता है। एक ही देश अपने कई टुकड़े कर लेता है या कई भागों में अपने आप को बांट देता है और उससे अलग अलग स्तर की सरकारें काम करती है। अलग अलग स्तर की क्या करती है, सरकारें काम करती है। इसमें क्या है कि अलग अलग देश आकर